हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको रेलवे पीवाईक्यू क्वेश्चंस करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम आपको साइंस का आज हम जो क्वेश्चन करवाने वाले हैं वो है अनुवांशिकता एवं जैव विकास। अनुवांशिकता एवं जैव विकास से जितने भी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं विथ एनसीईआरटी फैक्ट के साथ में। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं अनुवांशिकता एवं जैव विकास से पूछे गए साइंस के सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, क्या होता है जब मटर के पौधे में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर दो विकल्पी जोड़ों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाए? दोस्तों, क्या होता है जब मटर के पौधों में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर दो विकल्पी जोड़े मतलब लंबे बौने लक्षण तथा गोल झुर्रीदार लक्षण का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाए तो क्या होगा? तो लंबे बौने लक्षण तथा गोल झुर्रीदार लक्षण क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं? वंशानुगत होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो स्वतंत्र अपव्यूहन नियम, यह नियम बताता है कि एक ही जीव में विभिन्न लक्षणों के लिए जीन एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं, मतलब वंशागत होते हैं। ये कौन सा नियम बताता है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बताता है। विकल्पी की बात करें तो किसी लक्षण के दो या अधिक रूपों को विकल्पी कहते हैं, जैसे लंबा और बौना, गोल और झुर्रीदार। जीन की बात करें तो वंशागति की इकाई है जीन, जो लक्षणों को क्या करती है? नियंत्रित करती है। संकरण क्या होता है? दो भिन्न जीवों के बीच प्रजनन ही क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। मतलब दो भिन्न जीवों के बीच क्या होता है? प्रजनन, यही क्या है? संकरण है। अब मेंडल के प्रयोग की यदि बात करें तो मेंडल ने मटर के पौधों पर कई प्रयोग किए और पाया कि लंबे और बौने, गोल झुर्रीदार जैसे लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशागति के नियम का क्या करते हैं? पालन करते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन की बात करें, जब दो भिन्न लक्षणों वाले पौधे आपस में संकरित होते हैं तो उनकी संतति में ये लक्षण स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं? वितरित होते हैं। F2 पीढ़ी की बात करें तो द्विसंकर संकरण में F2 पीढ़ी में हम विभिन्न प्रकार के संयोग देखते हैं, जैसे लंबे और गोल, लंबे और झुर्रीदार, बौने और गोल, बौने और झुर्रीदार। यह इस बात का प्रमाण है कि ये लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशागति के नियम का क्या करते हैं? पालन करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लक्षण ट्रेड्स निम्न में से किससे प्रभावित हो सकते हैं? दोस्तों, लक्षण जो है ये पैतृक डीएनए और मात्रक डीएनए दोनों से क्या हो सकते हैं? प्रभावित हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, लक्षण की यदि बात करें तो किसी जीव की विशेषताएं जैसे आंखों का रंग, बालों का रंग, ऊंचाई आदि क्या कहलाते हैं? लक्षण कहलाते हैं। डीएनए क्या है दोस्तों? डीएनए जो है एक अनुवांशिक पदार्थ है जो हमारे लक्षणों को क्या करता है? निर्धारित करता है। पैतृक और मात्रक डीएनए की बात करें, जब एक नया जीव बनता है तो उसे अपने माता पिता से आधा आधा डीएनए मिलता है। पिता से मिला डीएनए पैतृक डीएनए और माता से मिला डीएनए क्या कहलाता है? मात्रक डीएनए कहलाता है। लक्षणों का निर्धारण कैसे होता है दोस्तों? हमारे लक्षणों को निर्धारित करने वाले जीन डीएनए में पाए जाते हैं। ये जीन हमारे माता पिता से विरासत में मिलते हैं। तो लक्षणों का निर्धारण कैसे होता है? हमारे लक्षणों को निर्धारित करने के लिए जीन डीएनए में पाए जाते हैं और ये जीन हमारे माता पिता से विरासत में हमको मिलते हैं। पैतृक और मात्रक जीन की बात करें तो हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में दो सेट क्रोमोसोम होते हैं। इनमें से एक सेट पिता से और दूसरा सेट माता से मिलता है। इसलिए हमारे लक्षणों को निर्धारित करने वाले जीन दोनों माता पिता से आते हैं। तो सही आंसर मात्रक डीएनए और पैतृक डीएनए हो जाएगा। अब उदाहरण की बात करें, जैसे आंखों का रंग, यदि आपके पिता की आंखें नीली और आपकी माता की आंखें भूरी है तो आपकी आंखों का रंग आपके माता पिता के जीन के संयोजन के आधार पर नीला, भूरा या दोनों का मिश्रण हो सकता है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी जीव का प्रत्येक विशेषक निम्न में से किससे प्रभावित होता है? दोस्तों, अभी हमने बताया मात्रक डीएनए पैतृक डीएनए दोनों से समान रूप से क्या होता है? प्रभावित हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जीवों के लक्षण की बात करें तो किसी भी जीव के सभी लक्षण उसके जीन द्वारा निर्धारित होते हैं। ये जीन डीएनए अणु में स्थित होते हैं। डीएनए का संचरण की बात करें तो जब कोई जीव प्रजनन करता है तो वह अपनी आधी अनुवांशिक सामग्री डीएनए अपने माता से और आधी पिता से प्राप्त करता है।
विरासत की यदि बात करें तो इस प्रकार एक जीव के सभी लक्षण उसके माता पिता दोनों के डीएनए से प्रभावित होते हैं। और जीन क्या होते हैं दोस्तों, जीन जो है ये डीएनए के छोटे छोटे खंड होते हैं जो विशिष्ट लक्षणों को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। जैसे आंखों का रंग हो गया, बालों का रंग हो गया, ऊंचाई हो गया, ये क्या क्या नियंत्रित करते हैं, जीन ही नियंत्रित करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रजातियों के समयानुसार अस्तित्व के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया उत्तरदायी है। दोस्तों प्रजातियों के समयानुसार अस्तित्व के लिए जो क्रिया उत्तरदायी है उसे हम बोलते हैं क्या, भिन्नता, वेरिएशन इसे हम बोलते हैं। ठीक है, किसी भी प्रजाति के जीवों में पाए जाने वाले लक्षणों में अंतर को ही भिन्नता कहा जाता है। ये अंतर अनुवांशिक होते हैं, यानी माता पिता से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य में त्वचा का रंग, बालों का रंग, ऊंचाई आदि भिन्नता के उदाहरण हैं। ठीक है, अनुकूलन क्या होता है दोस्तों, भिन्नता के कारण ही जीव अपने पर्यावरण में होने वाले बदलाव के अनुकूल हो पाते हैं। यही क्या है, अनुकूलन है। प्राकृतिक चयन क्या होता है, जब पर्यावरण में कोई बदलाव होता है तो उन जीवों के जीवित रहने की संभावना अधिक होती है जिनमें ऐसे लक्षण होते हैं जो उन्हें उस बदले हुए वातावरण में जीवित रहने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक चयन कहते हैं। नई प्रजातियों की बात करें तो समय के साथ भिन्नताओं के संचय से नई प्रजातियां बनती है। अस्तित्व क्या होता है, भिन्नता के कारण ही प्रजातियां बदलते पर्यावरण में जीवित रह पाती है और अपना अस्तित्व बनाए रखती है। किसके कारण, भिन्नता के कारण। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया का चयन कीजिए। दोस्तों प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए जो उत्तरदायी प्रक्रिया है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रजनन। क्या बोलते हैं, उसे हम प्रजनन बोलते हैं। दोस्तों प्रजनन वह प्रक्रिया है जो किसी प्रजाति की आबादी को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती है। जब जीव प्रजनन करते हैं तो वे अपनी संतान पैदा करते हैं जिससे आबादी की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, ये थे एएलपी के क्वेश्चन दोस्तों। अब हम पढ़ लेते हैं जेई के सारे क्वेश्चन। जेई के सारे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मेंडल ने मटर के पौधों में पुष्प के रंग और बीज के आकार जैसे विशेषकों का अध्ययन किया। इन विशेषकों को डैश कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है दोस्तों क्या, दृश्यमान लक्षण। क्या कहा जाता है, दृश्यमान लक्षण कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए पुष्प का रंग, बीज का आकार, पौधे की ऊंचाई आदि ऐसे विशेषक थे जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता था, इसलिए इन विशेषकों को दृश्यमान लक्षण कहा जाता है। अन्य फैक्ट की बात करें तो मेंडल ने मटर के पौधों में 7 जोड़ी द्विपर्यासी दृश्यमान लक्षणों का क्या किया था, अध्ययन किया था। कितने जोड़ी, 7 जोड़ी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कारक प्रजातियों के अस्तित्व के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। तो अस्तित्व के लिए क्या उत्तरदायी होता है दोस्तों, विभिन्नता, वेरिएशन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, विभिन्नता प्रजातियों के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जब पर्यावरणीय परिस्थितियां जैसे ताप बदलती है तो आबादी में मौजूद विभिन्नताएं कुछ सदस्यों को बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने और जीवित रहने में क्या करती है, मदद करती है, जिससे प्रजाति का अस्तित्व सुनिश्चित होता है। उत्परिवर्तन विभिन्नता उत्पन्न होने का एक स्रोत है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विकास इवोल्यूशन के लिए पहला मूलभूत कारक डैश है। दोस्तों विकास एवोल्यूशन के लिए पहला मूलभूत कारक है जो है वो है अनुवांशिक विभिन्नता। जेनेटिक वेरिएशन जो है ये विकास के लिए पहला मूलभूत कारक है। दोस्तों अनुवांशिक विभिन्नता विकास की प्रक्रिया के लिए पहला और सबसे मूलभूत कारक है। विभिन्नताएं ही प्राकृतिक चयन के लिए कच्चा माल प्रदान करती है जिस पर चयन कार्य करता है और नई प्रजातियों का क्या होता है, निर्माण होता है। प्रतिस्पर्धा और प्राकृतिक चयन विकास के अन्य महत्वपूर्ण कारक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वंशागति के नियमों को बनाने में किन 2 विषयों के ज्ञान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों गणित और विज्ञान ने जो है वंशागति के नियमों को बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने, गणित और विज्ञान ने। दोस्तों ग्रेगर जोहान मेंडल ने वंशागति के नियमों को प्रतिपादित करने के लिए अपने प्रयोगों के परिणामों का विश्लेषण करने हेतु गणित का उपयोग किया। उन्होंने अपने वैज्ञानिक निष्कर्षों को सांख्यिकीय रूप से सिद्ध किया, इसलिए गणित और विज्ञान दोनों के ज्ञान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसमें, वंशागति के नियमों को प्रतिपादित करने में। दोस्तों मेंडल से पहले वैज्ञानिक वंशागति की व्याख्या में सांख्यिकीय विश्लेषण का उपयोग नहीं करते थे। किसने किया था, मेंडल ने सबसे पहले किया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेंडल के अनुसार लंबे मटर के पौधों को छोटे मटर के पौधों के साथ संकरण कराने पर F1 संतति में कौन सा विशेषक प्रकट हुआ। दोस्तों जब मेंडल ने लंबे मटर के पौधों को छोटे मटर के पौधों के साथ संकरण कराया तो क्या प्राप्त हुआ, लंबा पौधा क्या हुआ, प्राप्त हुआ। मतलब लंबा जो था वो क्या था,
प्रभावी था। तो लंबा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और छोटा क्या था? अप्रभावी लक्षण था। दोस्तों, मेंडल ने एकल संकर संकरण में जब शुद्ध लंबे और शुद्ध छोटे पौधों के बीच संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में सभी संततियां विषम युग्मजी लंबी थी। इसका कारण यह है कि लंबा विशेषक छोटा बौना विशेषक पर क्या था? प्रभावी था। बौना विशेषक F2 पीढ़ी में अप्रभावी रूप से फिर से प्रकट हुआ था। बौना विशेषक क्या हुआ था? F2 पीढ़ी में अप्रभावी रूप से फिर से प्रकट हुआ था। तो बौना क्या था? अप्रभावी लक्षण था। ठीक है। मेंडल ने कुछ अनुकूल कारणों से मटर का चयन किया। निम्न में से कौन सा कारण उनके प्रयोगों के लिए आवश्यक चयन का कारण नहीं था? दोस्तों, उनमें दीर्घ जनन काल होता था, ये आवश्यक कारण नहीं था। वे अनेक संतति उत्पन्न करते थे, ये कारण था। उन्हें आसानी से देखे जा सकने वाले विशेषक होते थे, ये भी कारण था। और वे स्वपरागित तथा परपरागित हो सकते थे, ये भी कारण था। उनमें दीर्घ जनन काल होता था, ये जो कारण था वो प्रयोग के लिए चयन करने के लिए क्या अनुकूल नहीं था। किसके लिए? मेंडल के लिए। ठीक है। तो अनुकूल कारण पूछा है तो अनुकूल कारण 3 थे। कौन कौन से? ये जो हमने बताए तीनों कारण। ये जो दीर्घ जनन काल था ये अनुकूल कारण नहीं था। ठीक है। दोस्तों, मेंडल के प्रयोगों के लिए मटर के पौधों के चयन का एक अनुकूल कारण यह था कि उनका जनन काल अत्यंत छोटा था। इससे वह कम समय में कई पीढ़ियों का अध्ययन कर पाए। दीर्घ जनन काल, लंबा जनन काल उनके प्रयोगों के लिए बाधक होता है ना। मटर का चयन इसलिए भी किया गया क्योंकि उन्हें कृत्रिम रूप से परपरागित करना आसान था, तो इसलिए मटर का चयन किया गया था। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वंशागति का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? दोस्तों, वंशागति का नियम जो है ये ग्रेगर जोहान मेंडल ने प्रतिपादित किया था। किसने? ग्रेगर जोहान मेंडल ने। दोस्तों, ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। उन्होंने ही मटर के पौधों पर किए गए अपने प्रयोगों के आधार पर वंशागति के नियम जैसे प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम प्रतिपादित किए थे। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया और वाटसन और क्रिक ने क्या किया था? डीएनए की द्विकुंडली संरचना प्रस्तुत की थी। किसने? वाटसन और क्रिक ने। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मान लीजिए कि एक माली मटर लगाना चाहता है जो बौने किस्म का है, मतलब जो बौने किस्म का होना चाहिए। माली द्वारा जनक पौधे के बीज के चयन के लिए उसे क्या सुझाव दिया जाना चाहिए? दोस्तों, सभी बीज कैसे होने चाहिए? बौने किस्म के होने चाहिए। यदि उसे क्या चाहिए? बौने किस्म का मटर का मतलब मटर चाहिए उसको बौने किस्म का, तो सभी बीज कैसे होने चाहिए? बौने किस्म के ही होने चाहिए। यदि उसे लंबे चाहिए होते सभी, तो सभी पौधे कैसे होने चाहिए? लंबे या छोटे दोनों में से क्यों हो सकता था? क्योंकि लंबे तो प्रभावी थे। लंबे छोटे का संकरण कराया जाता तो कौन सा पौधा मिलता? लंबा ही मिलता। ठीक है। अब उसे सब कुछ छोटे चाहिए, मतलब बौने किस्म के चाहिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा? सभी बीज बौने किस्म के ही लगाने पड़ेंगे। ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों, बौने किस्म के मटर के पौधे प्राप्त करने के लिए माली को यह सुनिश्चित करना होगा कि जनक पौधों में बौनेपन के लिए शुद्ध अप्रभावी जीन हो। यदि वह बौने किस्म के बीज बोता है तो उसे बौनी संतति प्राप्त होगी, क्योंकि अप्रभावी विशेषक तभी प्रकट होता है जब दोनों जीन क्या हो? अप्रभावी है। यदि लंबे किस्म के बीज बो जाते हैं तो बौनी संतति प्राप्त नहीं होगी, है ना। यही हमने आपको बताया अभी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादपों में विविधता उनके उत्तरजीविता और विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों, पादपों में विविधता उनके उत्तरजीविता और विकास के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पौधों को बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होने में क्या करती है? मदद करती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पादपों में विविधता वेरिएशन एक अनुकूलन प्रक्रिया है। यह सुनिश्चित करती है कि आबादी में कुछ पौधे ऐसे हो जिनमें बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियां जैसे सूखा हो गया, रोग हो गया या तापमान में वृद्धि का सामना करने की क्या हो? क्षमता हो। यह क्षमता प्रजातियों के दीर्घकालिक अस्तित्व को क्या करती है? सुनिश्चित करती है। विविधता के बिना एक ही पर्यावरणीय परिवर्तन पूरी प्रजाति को क्या कर सकता है? नष्ट कर सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रजातियों के दीर्घकालिक उत्तरजीविता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, विभिन्नता जो है वेरिएशन, ये प्रजातियों के दीर्घकालिक उत्तरजीविता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभिन्नता दोस्तों वह मूलभूत प्रक्रिया है जो विकास का आधार बनती है। समय के साथ उत्पन्न होने वाली यह विभिन्नताएं ही प्रजातियों को बदलते हुए पर्यावरण जैसे जलवायु परिवर्तन या फिर नए रोग के अनुकूलन में मदद करती है, जिससे उनकी दीर्घकालिक उत्तरजीविता सुनिश्चित होती है। अन्य फैक्ट की यदि बात करें तो यदि किसी प्रजाति में विभिन्नता नहीं होती तो किसी गंभीर पर्यावरणीय परिवर्तन में उसके विलुप्त होने की संभावना सबसे अधिक होगी। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीवों के निकेत में हुए परिवर्तन की स्थिति में
निम्न में से क्या किसी जीव की समष्टि को समूह विनाश से बचा सकता है? तो विभिन्नता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। विभिन्नता ही जो है जीवों के निकेत में हुए परिवर्तन की स्थिति में जीव की समष्टि को समूह विनाश से बचा सकता है। क्या? विभिन्नता, वेरिएशन। ठीक है। विभिन्नता वह रक्षा तंत्र है जो किसी प्रजाति को समूह विनाश से बचाता है। यदि पर्यावरण बदलता है तो समष्टि में मौजूद कुछ विभिन्नताएं जैसे ऊष्मा प्रतिरोध, सूखा प्रतिरोध उन व्यक्तियों को बचे रहने में मदद करेगी जो इन नए परिस्थितियों के क्या हो, अनुकूल हो। उत्परिवर्तन ही विभिन्नता का प्राथमिक स्रोत है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। मेंडल ने मटर के पौधों के अनेक विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। दिए गए विकल्पों में से गोल झुर्रीदार बीज, लंबे बौने पौधे, सफेद डैश फूल में उपयुक्त रिक्त स्थान की पूर्ति करे। तो सफेद और कौन से फूल? बैगनी फूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधों के 7 विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था। फूल का रंग 2 विपर्यासी रूपों में से एक था, बैगनी जो कि प्रभावी था और सफेद क्या था? अप्रभावी था। अन्य विपर्यासी लक्षण की बात करें तो फली का आकार फूली हुई या सिकुड़ी हुई और फली का रंग हरा या पीला था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से मेंडल द्वारा मटर पर किए गए प्रयोगों में प्रभावी विशेषक कौन सा था? तो दोस्तों ये थे हमारे गोल बीज। गोल बीज जो थे ये प्रभावी विशेषक थे। बौने पौधे क्या थे? अप्रभावी लक्षण था। झुर्रीदार बीज अप्रभावी लक्षण था। ठीक है। हरे बीज अप्रभावी लक्षण था। ठीक है। प्रभावी विशेषक वह लक्षण है जो F1 पीढ़ी में स्वयं को व्यक्त करता है। मेंडल के प्रयोगों में गोल बीज एक प्रभावी लक्षण था जबकि झुर्रीदार बीज एक अप्रभावी लक्षण था। इसी प्रकार लंबा पौधा और बैगनी फूल भी क्या थे? प्रभावी लक्षण थे। बौने पौधे, झुर्रीदार बीज और हरे बीज क्या थे? सब अभी अप्रभावी लक्षण थे, मतलब अप्रभावी विशेषक थे ग्रेगर जॉन मेंडल के प्रयोग में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेंडल ने मटर के पौधों के साथ अपने प्रयोग में निम्न में से कौन सा प्रमुख लक्षण पाए थे? तो कौन सा पाया था? लंबा पौधा और गोल बीज। लंबा पौधा जो था और गोल बीज जो था ये क्या थे? प्रभावी लक्षण थे। तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंडल ने F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण पाए। मटर के पौधों के 2 प्रमुख प्रभावी लक्षण है। कौन कौन से? पौधों की ऊंचाई, लंबा, बौना नहीं। बीज का आकार क्या था? गोल था, जो कि प्रभावी था। जब लंबे और बौने पौधे का संकरण कराया गया तो F1 पीढ़ी के सभी पौधे क्या थे? लंबे थे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विभिन्नता डैश समय के साथ प्रजातियों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों विभिन्नता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्नता समय के साथ प्रजातियों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ विभिन्नता नहीं आना था, डैश समय के साथ आना था, तो सही आंसर विभिन्नता हो जाएगा। ठीक है। विभिन्नता के कारण ही एक समष्टि में ऐसे विशिष्ट जीव पैदा होते हैं जो बदलती परिस्थितियों जैसे सूखा हो गया, गर्मी हो गया, फिर रोग हो गया, इनका सामना करने के लिए बेहतर रूप से अनुकूलित होते हैं। यह प्रक्रिया प्राकृतिक चयन का आधार है और प्रजातियों की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। जनन प्रजातियों की संख्या को बनाए रखता है जबकि विभिन्नता जो है उन्हें गुणात्मक अनुकूलन प्रदान करती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्राणी अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता? तो दोस्तों घोंगा जो है यह अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है, जो ये दर्शाता है कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। दोस्तों कई प्रकार के घोंगे उभयलिंगी होते हैं और कुछ प्रजातियां पर्यावरणीय कारकों जैसे तापमान या सामाजिक संरचना के आधार पर अपना लिंग बदल सकती है। यह दर्शाता है कि उनका लिंग निर्धारण आनुवांशिक रूप से स्थिर नहीं बल्कि पर्यावरण पर क्या है? निर्भर है। अन्य फैक्ट की बात करें तो कुछ मछलियां जैसे क्लाउन फिश भी अपना लिंग बदल सकती है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विभिन्नता के समय के साथ प्रजातियों की उत्तरजीविता के लिए उपयोगी है। ये विभिन्नताएं किसके कारण हुई? त्रुटियों से उत्पन्न होती है। दोस्तों विभिन्नता समय के साथ प्रजातियों की उत्तरजीविता के लिए उपयोगी होती है और ये विभिन्नताएं जो है डीएनए प्रतिकृति के में हुई त्रुटि के कारण, किसके कारण? डीएनए प्रतिकृति में हुई त्रुटि के कारण उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों विभिन्नता वेरिएशन मुख्य रूप से जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति में होने वाली त्रुटियों के कारण होती है। अधिकांश त्रुटियां हानिकारक होती है पर कुछ लाभकारी विभिन्नताएं प्रजातियों के दीर्घकालिक अस्तित्व में सहायक बनती है। डीएनए प्रतिकृति के दौरान हुई त्रुटियां उत्परिवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? म्यूटेशन कहलाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस जीव में आनुवांशिक रूप से पूर्व निर्धारित लिंग नहीं होता है? तो दोस्तों घोंगा जो है इसमें आनुवांशिक रूप से पूर्व निर्धारित लिंग नहीं होता है। दोस्तों घोंगों में प्रायः आनुवांशिक रूप से पूर्व निर्धारित लिंग नहीं होता।
कई घोंघे उभयलिंगी होते हैं और कुछ प्रजातियों में लिंग निर्धारण आनुवंशिकी के बजाय तापमान या अन्य पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। अन्य फैक्ट, मनुष्य, कुत्ते और कबूतर में लिंग निर्धारण गुणसूत्रों द्वारा आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन आनुवंशिकता के। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।